मैं प्रभु श्री के चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच पर दो बड़े वरिष्ठ कवि श्रद्धेय श्री हरिओम पंवार जी, जो वाचिक परंपरा के देश के सबसे बड़े कवि हैं, और बड़े भाई श्री अरुण जेमिनी जी, दोनों को प्रणाम करता हूँ। और अशोक भाई, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, अच्छा संचालन कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया है। और अच्छा संचालन का मतलब ये होता है कि जो बात बिल्कुल झूठ है, आवाज नहीं आ रही है, आ रही है, अब सब आ जाएगी। मेरे देखो, आप मेरे पे विश्वास रखो मेरे पे विश्वास रखो। ये इतने पत्रकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इन पत्रकार लोगों से पूछिए, ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं। विधायक का मतलब आप समझते हैं? विधायक मतलब एक ऐसी विधा जो आदमी में यकायक आती है। ऐसे ही जानी नहीं है, वो यकायक आती है और यकायक चली जाती है। तो हमारे बड़े विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे पारिवारिक या जो भी समझ लो, बैरागी साहब यहाँ पर हैं, और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनके बैठने की व्यवस्था है, इसलिए बैठे हुए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं बिल्कुल शोर शराबा नहीं करूँगा, कसम खा रहा हूँ भगवान की, 1000 हाथ वाले की कसम खा के कह रहा हूँ। बिल्कुल जोर जोर से नहीं बोलूँगा, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। हमारी कविता तिवारी जी ने देशभक्ति की एक ऐसी कविता सुना के आप लोगों के जो रोंगटे खड़े कर दिए हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अभी 8 दिन पहले हमने कविता तिवारी को वहाँ धार बुलाया मेरे गाँव में। दादा, सही कह रहा हूँ, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। समस्या ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, समस्या ये कि 3 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे लोगों के। भाई बात वो नहीं है, रोंगटे खड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कम से कम टाइम पे वापस बैठ तो जाए कि नहीं बैठे। अब यहाँ तो आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि एक तो कविता तिवारी और ऊपर से 3 लाख रुपए में हरिओम पंवार, 15 दिन तक रोंगटे क्या जिंदगी भर नहीं बैठे। तो भाई काम ऐसा करो कि पैसा भी खर्च नहीं हो और अपना काम हो जाए। तो मैं धीरे ही बोलूंगा, ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, सब समझते हैं भाई। हाँ भाई साहब, अरुण भैया हमारे बीच में आ गए, मुझे बहुत प्यार करते हैं अरुण भैया और हरिओम पंवार जी, और ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। और ये इसलिए भी करते हैं, हालांकि मैं हूँ भी इस काबिल, करना चाहिए इनको, कोई बड़ी बात नहीं। तो अच्छा है, बढ़िया। मैं 1-2 बात बता देता हूँ अशोक भैया। अशोक, मैंने आपसे क्या कहा कि अशोक भैया कहीं जगह बदल रहा, तुम भी बदलना चाहिए। अच्छा, वाह, कोई बात नहीं, आ रही है। मत उंगलियां उठाया करो। अभी उठी ही नहीं है। मैंने ये कहा कि उठाया मत करो और आप उठा रहे हो जबरदस्ती। सुनिएगा, मैं एक कविता इन दिनों, नई कविता मैंने लिख दी है, सुना देता हूँ। 1-2 बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1-2 बात मेरी ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, ये कवि सम्मेलन क्यों हो रहा है? पहली बात, कई सारी बातें ऐसी है, जैसे कि पंवार जी ने कहा था कि 2 बजे अपन इस कवि सम्मेलन को खत्म करेंगे। कवि सम्मेलन 5 बजे तक चलेगा। समय ज्यादा लग रहा, क्यों लग रहा? क्योंकि इसलिए लग रहा ज्यादा समय कि जो चीज हमें नहीं बोलना चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं, हम आधा टाइम उसमें निकाल देते हैं। जैसे धारा 370 कश्मीर से हट गई, अब सबको पता है कि हट गई, तो ये मत बोलो। भाई 370 हट गई ऐसा बोलो ही मत, खाली डायरेक्ट के समझ गए लोग इतने में, उसमें टाइम लगता है। और ये भाई अगर मान लो कोई पूछ ले कि क्यों हटी, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भाई ये सामान्य सी बात है कि ये भाई क्यों हटी, 370 क्यों हट गई? 370 इसलिए हटी क्योंकि ये पहले लगी हुई थी। अब इसमें क्या करें यार, ये तो थी तो हट गई, इसमें कोई सी नई बड़ी बात तो है ही नहीं।
है? ये 370 का मतलब दादा किसी को भी पता नहीं। ओरिजिनल तो क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने आपसे पहले रूम में भी कही थी कि जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानते पवार जी, वो लोग बोल रहे हैं। जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है और जिन्हें जानकारी है, जो सब जानते हैं, वो कभी बोलते ही नहीं है। वो हिमालय की कंदरा में पड़े हुए बेचारे, वो थोड़ी बोल रहे हैं। मालूम ही नहीं, बस जबरदस्ती चिल्ला रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को मालूम ही नहीं यार ओरिजिनल क्या। आप कल्पना, ये 370 क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं अशोक भैया, वाकई में एक तो ये संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं। संचालन का मतलब ये होता है कि आदमी मतलब अगर पोए खा रहा है और उस संचालन का काम पड़ गया तो उसको वहां भी तारीफ करना है। बोले मैं आपके बीच में ऐसे कवि को बुला रहा हूं जो कमाल के पोए खाता है, 2 चम्मच में सारे पोए खा जाता है, अद्भुत कवि है फलाना, जो सार्वत्रिक रात भर झूठ बोलता है, परंतु वो इसलिए झूठ बोलता है कि कवि सम्मेलन अच्छा हो जाए। तो इस कवि सम्मेलन को अच्छा करने का काम अशोक सुंदरानी जी ने करा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरे बड़े भाई है, ये तो अपन करते ही नहीं है कभी, जो कि इस मंच पे यही होता है। बड़े भाई साहब बैठे हैं हमारे, छोटे भाई, मेरी बड़ी बहन बैठी, मोनिका मेरी छोटी बहन है, ये बहुत बड़ा झूठ है। नहीं, यहाँ पत्रकार लोग बैठे हुए हैं। कवि सम्मेलन लोकतंत्र का है कि चौथा स्तंभ है, सर्वाधिक झूठ यही बोला जा रहा है। कवि सम्मेलन शुरू होते से ही झूठ चालू। हमारे बड़े भाई सब बैठे हैं, कन्हैया दास जी, अरे यार तू कहाँ रहता और ये कहाँ रहता, तेरा भाई कहाँ से हो गई है? तेरे को 5-50 हज़ार रुपए का लिफाफा यूं ही दे देंगे, ये तो जबरदस्ती भाई क्यों बना रहा है यार, भाई क्या मतलब है। बड़े भाई साहब है, हमारी कविता तिवारी मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, पवार जी मेरे बड़े भाई साहब है। ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं ऐसे, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, फोकट की बात है ये, कोई किसी क्या मतलब यार, मेरी बहन रात की 2 बजे यहाँ पे क्या करे? वो मेरी बहन रात की 2 बजे इधर रोती फिरत मेरे जिया जी चमड़े तोड़ दे मार मार के। कोई किसी का भाई बहन नहीं है मेरे भाई। ये जो दिनेश देसी की कह रहा था ना कि वो ओएसी भारत माता की जय नहीं बोलता, वो इसलिए नहीं बोलता, किस लिए नहीं बोलता है, क्योंकि हमने जो 50-60 साल पहले जो गलतियां करी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये भी हमारा भाई वो भी हमारा भाई, तो सबको पता है कि ये हमारा भाई है, अपने को मारेंगे तो है ही नहीं, इसलिए मर्जी पड़े जो बोलो वो बोल रहा है, जबकि वो है ही नहीं भाई, क्या मतलब है यार। और वो भारत माता की जय क्यों बोलेगा पागल, उसे भारत माता की जय क्या। मेरी बात सुनो कि ये हरिओम पवार जी देश के इतने बड़े ओज रस के कवि, इन्होंने जो ओज की भाषा को अपनी जबान पे चढ़ाया, तो ये ओज की भाषा बोलेंगे। कविता तिवारी की जुबान पे जो शब्द चढ़ा मोनिका की जुबान पे, ये वही तो भाषा बोलेंगे। अब जिसकी जबान पे भारत माता की जय जैसा पवित्र शब्द कभी चढ़ा ही नहीं, तो वो भारत माता की जय कैसे बोल सकता, उसकी भाषा है ही नहीं है। भाई वो भारत माता की जय कैसे बोलेगा यार, जिसकी जुबान पे जो शब्द चढ़ा वही तो बोलेगा। पत्रकार लोग बंधु यहाँ बैठे हुए, जिसका बचपना जिंदगी भर यूं ही गुजर गया, लाइलॉन के जूते चप्पल ले लो, फूटी तगारी ले लो, 5 रुपए किलो। वो भारत माता की जय कहां से बोल देगा? वो तो जूते चप्पल खरीदने में ही बचपन ना चल गया उसका, तो वो भारत माता की जय कहां से बोले? वो नहीं बोल सकता। धारा 370 हटी तो उसको तकलीफ, ये हो गया तो उसको तकलीफ। इन लोगों को ये तकलीफें क्यों हो रही है? 370 का मतलब ये होता है, मेरे प्यारे दोस्त, हम एक गाँव में रहते हैं, अशोक भैया छोटा सा गाँव है, उस गाँव के अंदर एक महिला रहती है। महिला बहुत खूबसूरत है, खाया की जरूरत नहीं, खूबसूरती गाँव में ही पाई जाती है। शहर के अंदर जो खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरत बनाया जाता है। हाय 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 हाय, तो गांव में है वो। क्योंकि बात ये नहीं मेरे भाई, इस देश के अंदर खूबसूरती, मैंने कहा था कि खूबसूरती तो गांव में ही होती है। शहर में जो खूबसूरत नहीं होती है, खूबसूरत उन्हें बनाया जाता है। क्योंकि जो गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी बड़ी नदियां हैं, ये कोई दिल्ली बंबई कलकत्ता से निकली है क्या? जहां से भी निकली है, गांव से निकली है। उधर पीछे कुछ भी नहीं है, ये जितने हैं सब आगे, ये पीछे कुछ भी नहीं। पीछे मत देखो आप, पीछे देखने के चक्कर में इतने पीछे रह गए हम। हिंदुस्तान की 130-125 करोड़ जनता ने बड़ी ईमानदारी से फैसला लिया। भाई कह रहा था कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूँ विधायक साहब, चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। बात यह कि 130 करोड़ की जनता ने जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से लिया। इस हिंदुस्तान की जनता ने, हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री को हमने 10 साल तक प्रधानमंत्री बना करके रखा। उस डॉक्टर ने 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया।
चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सूरत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत सूरत आ गए तो ये टांकों में दर्द हो रहा, ममता बनर्जी मायावती की टांकों में, तो चिल्ला रहे, बाकी और कुछ भी नहीं, मामला सब सामान्य हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं, सब सामान्य हो रहा। मैंने आपसे ताली बजाने के लिए कहा क्या है? हाथ खड़े करो और नीचे करो, क्यों कर रहे खड़े? अभी मालूम पड़ा यूं खड़ा करो और यहां से बांह फट गई। नुकसान किसका हुआ, इनका हुआ कि आपका हुआ? तो इसलिए हाथ खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ को वहीं रखो जहां ये है। अपने हाथ को इधर उधर मत रखो, अपने उंगलियों को वहीं पे रखो। मैं आपके बीच में ये जो 300 से क्या है कि कहीं आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज नहीं आ रही, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरी आवाज 2 लोगों तक पहुंचना चाहिए। किस तक? एक तो उस दरबार में मेरी आवाज जाना चाहिए, उसके दरबार में पूरी दुनिया के भले चींटी है उसकी भी आवाज आती है। मेरी आवाज सांवरिया सेठ सुन ले तो काफी। दूसरी आवाज, मेरी आवाज ये दलत जाने को सुनाना जरूरी है, क्योंकि मेरा लिफाफा इसके पास में है, बाकी और मेरे को कोई मतलब नहीं। और ये इतनी बड़े भावुक होके बातें कर रहे थे, बोले जलद भाई क्या टीम बनाई आज, और इनके छोटे से इशारे पे अरुण जेमिनी जी ऐसे और हरिओम पवार और बड़े बड़े कवि हाथ लग गए। ऐसा कुछ भी भावुक होने की जरूरत नहीं है, जिसने जितना पैसा मांगा इतना दे दिया तो आ गए, इसमें कौन सी नई बात है? यहाँ सांवरिया सेठ के दरबार में अमिताभ बच्चन आके नाक रगड़ ले तो हमारी क्या औकात है यहाँ पे? आप पैसा दे दो तो कोई भी आ जाए यहाँ पे। कितने प्रोग्राम हो रहे हैं आज की रात में? 2 ऑर्केस्ट्रा वो चल रहे उधर, एक इस पांडाल में चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, एक भजन संध्या हो रही, एक वो हाँ ऑर्केस्ट्रा हो रही। इतने सारे हो रहे कि नहीं हो रहे? और इतने सारे लोग वहां भी बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि वहां खाली है पांडाल। और इनको पवार जी को और इनको ये मुगालदा कि यार अपनी मार्केट वैल्यू तो देखो, कितने लोग बैठे हैं सुनने के लिए। अब इनको ये मालूम ही नहीं है कि वहां वालों ने कह दिया कि उधर पोए जलेबी बट रहे, तो पीछे वाला तो इस चक्कर में आ गया कि इधर पोया जलेबी कौन सा पंडाल में बट रहा, देखा दाई ने तो देखा कोई पोया मल्लन जलेबी, कोई कहीं मार्केट नाथ द्वारा। अरे 4 बुझा जी की पैदल यात्रा जा रहे बेचारे, बहुत सारे तो पीछे यूं सोए हुए हैं कि अब यहीं रात काट लो, क्या मतलब रहा? बाकी तो सबको सुन ही रखा है और कई बार सुन रखा है इनको। नीचे तपती धरा, 2 मिनट की छोटी सी कविता है, मुझे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, अब सुनिएगा, एक नई कविता है, अच्छी कविता है। अच्छी इसलिए क्योंकि मैंने लिखी है। भाई साहब स्वागत नहीं तो भी पढ़ देंगे, अब उसमें क्या बढ़िया। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान। भाई साहब ऊपर सूर्य भगवान, हालांकि ऊपर ये चद्दर है, सूर्य भगवान नहीं फिलहाल है। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। कविता जी ने जो बात कही मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बड़ी कविता में उनका शिल्प बहुत बड़ा शिल्प है। मैं तो बहुत जानता नहीं हूँ कविता के बारे में, बहुत सरल और सहज लोग हैं, हमें तो पता नहीं 370 क्या होती है। गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। अब ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, अब डॉक्टर हैं, दुनिया भर की डिग्रियां इनके पास में। पवार जी के पास में ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं कि उनके नाम तक हमको याद नहीं अभी। परंतु कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, ये भले पढ़े लिखे पर कर वो ही रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। और कई बार तो इनसे ज्यादा अच्छा कर लेता हूं। कुछ जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना। पंडित जी मैं एक बात बता रहा हूं, आदमी का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। कविता जी आदमी का शिक्षित होना जरूरी नहीं है, आदमी का शिक्षित के साथ साथ दीक्षित होना जरूरी है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु शिक्षा के साथ में मनुष्य की, आदमी की दीक्षा भी जरूरी होना चाहिए। इस देश के अंदर जो मेरे भाई ये बता रहा था अभी, ये बालक के राम जी की हालत, राम जी पे कविता सुना रहा था। इस देश में राम की हालत इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि इस हिंदुस्तान के लोग इतने ज्यादा पढ़ लिख गए कि वो अपने आप को राम से ज्यादा बड़ा मानने लग गए। वो पढ़े लिखे तो हैं, वो शिक्षित है, परंतु दीक्षित नहीं है। राम की स्थिति ऐसी हो गई साहब, यहां से वहां तक 2 मिनट का समय देना मेरे को। राम क्या है?
आवाज नहीं जा रही है। पूछे, राम के नाम पे नहीं जा रही आजकल देश में आवाज। इस देश में राम की स्थिति ऐसी हो गई, मेरे गांव में, मेरे गली में एक लड़का रहता है, उसका नाम कालू। एक उसका छोटा भाई, उसका नाम देवा। उनका जो पिताजी है, उस पिताजी का नाम मूलचंद। तो लोगों ने, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो आपस में बात करते कि यार ये कालू की को छोरो जे, तो क्या कालू मूलचंद को छोरो? बोले मूलचंद का कितना छोरा? बोले ये के 4-5 छोरा है। बोले कौन कौन? बोले कालू है, एक देवो है, एक सित्तो है, एक राधो है। बोले कितना? 4 छोरा। बोले 4 छोरा। तो वो जो मूलचंद का सबसे छोटे वाला लड़का है, वो थोड़ा सा पढ़ लिख गया साहब। तो वो कहता, बोले साहब यार मेरे बाप का नाम तो मूलचंद नहीं है। ये जो मोहल्ले के लोग हैं ना, ये सब इनको मालूम ही नहीं यार, ये सारी कपोल कल्पना घटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बाप का नाम मूलचंद नहीं हो सकता। अब वो पूरे पड़ोस के, मोहल्ले के, तहसील के, जिले के सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि मूलचंद के लड़के का नाम कालू है और कालू के बाप का नाम मूलचंद है। अरुण भैया, बहुत अच्छी बात हो रही थी, क्योंकि कालू और मूलचंद की बात चल रही थी। पूरा गांव ये बात कह रहा है कि कालू के पिताजी का नाम मूलचंद है, परंतु वो मूलचंद का लड़का खुद कह रहा है कि मेरे बाप का नाम मूलचंद नहीं है। यानी कि इस देश में, दुनिया में, थाईलैंड, श्रीलंका, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जावा, बाली, सुमात्रा, पूरी दुनिया के जाने कितने ही ऐसे राष्ट्र हैं जो ये कह रहे हैं कि राम इस पृथ्वी पे थे, राम सत्य है, राम सनातन है, राम ईश्वर है। परंतु इस हिंदुस्तान के 2 कौड़ी के लोग कह रहे हैं कि वो तो काल्पनिक राम हुए ही नहीं, वो खुद अपने बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। वाह 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 वाह। मैं आपसे ताली के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्त, समस्या ये है कि यहीं के लोग नहीं मान रहे। अब उनकी समस्या ये है कि वो खुद ही नहीं मान रहे। मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रणाम भाई साहब, जो आपकी जो बहुत बढ़िया। तो ये जो 370 धारा हटी ना, ये वो चक्कर है कि जो बाप को बाप नहीं मान रहे हैं। अब इनको मालूम नहीं कि 370 की ऐसी डायन है जो एक खूबसूरत महिला को लगी हुई डायन है। गांव गोठने में आज तेजादशमी बता रहा था ना कि भाव आते हैं, देवताओं को भाव आते हैं। तो आज यही दिन भर का यही काम था। तेजादशमी पे कई सकरा कूट दिया लोगों ने, देवता आते हैं उनको। तो वो एक गांव में एक डाकन लग गई, उस डाकन ने कितने कोई खा गई वो, और आखिरी में जाकर के वो निकले ही नहीं, उसने कितने के कलेजा खा गए। मैंने कहा भाई क्या है आखिरी? बोले मैं नरेंद्र मोदी का कलेजा खाऊं। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को पता नहीं 56 इंच का कलेजा अलग में हट जाएगा। आखिरी में वो डायन हटी। ये 370 वो डायन थी जो खूबसूरत कश्मीर को लगी हुई थी, परंतु एक आदमी था जिसने इसको हटा दी, वो हट गई, बात खत्म हो गई। जिस कन्हैया कुमार की बात, 2 मिनट की छोटी सी कविता, आपको ताली बजाना है, इस बात की ये शर्त है। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान, और सरहद पर तिरंगा लहराता है। वो जवान कहता है कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। मेरे गले में दर्द शुरू हो चुका है। कविता की अगर लाइन इशारे में हो गई है तो शायद मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजा देना, एक पंक्ति पकड़ लेना साहब। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। और भला उससे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। आहा आहा, वो उसी को। भाई साहब तो बहुत बढ़िया। अरुण भैया ने भी कहा कि बहुत अच्छे जानी, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना जी। मैं थोड़ा मज़ेदार आइटम हूँ, परंतु क्या है कि अभी मेरे मज़े गायब हो गए। गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा गला ख़राब हो गया था। तो इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि था तो हो गया, जिनके होते ही नहीं क्या ख़राब होंगे भाई। ये यूं ही लहराता रहे, बस उसकी रक्षा करना है। पंक्ति देखना साहब के, मैं सुस्ता ना चाहता हूं थोड़ी देर तेरी छांव में। भाई साहब बैठिए, आप बैठिए। मेरा गला खराब है पर आवाज खराब नहीं है। आपको 2 मिनट अपनी जगह से नहीं उठना है, और जिसको जाना है वो एक एक करके जाइए।
ये कोई विधानसभा या संसद नहीं है, ये हिंदी का कवि सम्मेलन है कि मर्जी पड़े तब आप उठ के चले जा। ये तहजीब की महफिल है मेरे भाई, यहाँ बीच में से उठ के नहीं जाना है। जिसको जाना है वो एक एक करके जाए। आप 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ जा रहे हो, झुंड के झुंड, पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में जब गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 जा रहे हो। अरे जानी बीच में से जिंदाबाद। उल्ट के, मतलब मैं हंसा नहीं रहा हूं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी बहुत होता है। शानदार। बहुत शानदार वानदार तो कुछ भी नहीं, पर इसको शानदार समझो आप तो। अपने यहाँ तो यही होता है कि जो नहीं होता है उसको भी समझ लो, क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी लंबी चौड़ी बातें, ये मेरी बहनें बैठी है, माता बहनें, मैं दावे से कह रहा हूँ कि मतलब आप 2 घंटे 4 घंटे में बड़ा से बड़ा कवि की कविता खत्म हो जाएगी। परंतु अगर 2 महिलाओं को आप साल भर के लिए जेल में बंद कर दो, साल भर के लिए 2 महिला को बंद कर दो, साल भर बाद अगर उनको वापस छोड़ो, तो वापस जाते जाते वो पहली महिला यही कहेगी, बोले अब शाम के बात करांगा अपन फोन पे। साल भर में बात खत्म नहीं हुई, और बात का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं बात में भाई साहब। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है समझ। अरे ये कोई से भी गढ़ के, वो अपने क्या लेना देना है। बहुत बढ़िया, बैठो। मैं ये कह रहा था कि बेवजह बात कर देना। भाभी जी, भाभी जी, कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, कोई देश से मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। जीडीपी गिर गई साहब, जीडीपी गिर गई, देश की अर्थव्यवस्था ऊंधे मुंह गिर गई। क्या गिर गई? बोले जीडीपी गिर गई। मेरे गांव में औरतों का मतलब दिमाग खराब हो गया। मैं सुबह निकला घर के लिए, बोले पंडित जी अब कहीं देगा जीडीपी को। मैंने कहा कहीं, बोले गिर गई तो कितनी लागी है के माथा में, पेट्रोल का पैसा नहीं, वो टेंशन ले। बोले जीडीपी गिर गई, अब क्या मतलब यार। समस्या ये नहीं है कि ये कन्हैया कुमार जैसे लोग स्टार हो गए, समस्या है उन चैनल वालों की, उन्होंने उस कन्हैया कुमार को चैनल पे दिखाया ही क्यों? भाई जो भारत माता की जय नहीं बोल रहा उसको क्यों दिखा रहे हो तुम यार? सैकड़ों मुसलमान भाई ऐसे हैं जो रोजाना बोल रहे हैं, आप उनको नहीं दिखा रहे हो, उन लोगों को दिखा रहे हो। उसको कोई भी नहीं जानता कन्हैया कुमार, हमारे गांव में उसको कोई भी नहीं जानता। पूरा साल भर तक मुद्दा चला कन्हैया कुमार दिल्ली से, कन्हैया कुमार। हमारे गांव में हमारे काकी जी परेशान हो गया, बोले कन्हैया कुमार दिल्ली कदा चले गए हो? मैंने कहा काका जी, अरे बोले यहाँ ईंटा थेपी रहे तो वहां कदा चले गए हो? वो तो यूं समझ रहे कि ईंटा थेपने वाला था, उसको स्टार हमने ही बना दिया, ये चैनल वाले स्टार बना दिए। इस देश में इन चैनल वालों का भगवान ही मान ली के मेरे भाई। हमारी दीदी ये कह रही थी कि बोले वो विभीषण जी उस जमाने में श्रीलंका के रवीश कुमार थे, वो उस जमाने के रवीश कुमार थे। ऐसे रवीश कुमारों ने कन्हैया कुमार बनाया, बाकी और किसी ने भी नहीं बनाया। मैं आपसे ये कह रहा था, आप सुनिएगा कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 2 बात बता रहा था आपके बीच में। 2 बात ये कि पहली बात तो यहाँ पर कवि सम्मेलन क्यों होता है? कवि सम्मेलन यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि ये कवि का दरबार है। संसार की पहली कविता कहने वाले वासुदेव श्री कृष्ण, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अध्याय जो गीता के सुनाए, दुनिया का पहला कवि है वो योगेश्वर कृष्ण। इसके दरबार में ये यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है मेरे भाई, इसलिए यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है। दूसरी बात मैं ये बता रहा था अरुण भैया, दूसरी बात ये थी कि हालांकि दूसरी बात अब बताने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि दूसरी बात पहली बात जैसी है, मिलती जुलती, तो क्या मतलब नहीं है ऐसा कोई, वो बात थोड़ी सेम है, तो मतलब टाइम ज़्यादा बिगाड़ने से क्या मतलब अपने को। तो ये सारी बातें जो आतंकवाद और फलाना ढिमका और आतंकवाद और बम फट गए, और जयपुर में फट गए, बेंगलोर में कहीं भी नहीं फट रहे। और इन बेवकूफ़ों ने, चैनल वालों ने इतना बताया, बोले जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में बम फटे, हैदराबाद में बम फटे। इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं कि लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे नहीं रहे अब तो। अब हमको मरने की प्रैक्टिस हो गई। विधायक जी, किस देश को 2 कौड़ी का आतंकवाद बम से डराएगा? यहाँ पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है यार मेरे भाई, किसको बम से डरा रहा है? ये पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हाथ खड़े करना और नीचे करना। ये 2 कौड़ी के आतंकवाद किसको बम से डरा रहा है?
धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही नहीं नाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में जरा दोनों हाथ खड़े कर आप कर लो, नीचे कर लो जल्दी से वापिस। बहुत बढ़िया। ये बताना पड़ता है उनको पता ही नहीं है, जबरदस्ती के ये नाटक प्रोपेगेंडा हो रहे, तो मैं नाटक प्रोपेगेंडा नहीं। मैं कविता की 2 लाइन सुनेगा आपके लिए, मैंने कहा ताली देखना सुनना। आपके तिरंगे में सुस्ताना चाहता हूं भाई साहब, प्राण पंक्ति देखना। तिरंगा लहरा है सरहद पे, और वो जवान कहता है कि मैं सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर तेरी छांव में। मैं सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर, मैं सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर तेरी छांव में। तो कविता कौन तेरा बाप पड़ेगा यहाँ पे? तिरंगे ने कहा मैं सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर तेरी छांव में। मेरी छाती के छाले जो उतर आए हैं पांव में, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। शायद मेरी आवाज जा रही है, तो मैं अब आपसे निवेदन नहीं करूंगा, आप संभालना कि कविता क्या होती है। हरिओम पवार जी तक पहुंचाना के तिरंगे में सुस्ताना चाहता हूं तेरी छांव में। मेरी छाती के छाले उतर आए हैं पांव में, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पे उठने लगी है। हाय 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 हाय, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी है। भूख लगी तो मैं भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के। भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, परंतु ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिका कर सो गया मैं बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया कभी मैंने भारती के देदीप्यमान भाल पर। मेरे दोस्त आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर आपको हरिओम पवार जी को सुनना है और बड़े भाई अरुण जेमिनी जी को सुनना है, अशोक भाई भी एक कविता सुनाएंगे। हमें हरिओम पवार जी को अगर सुनना है तो ये जो राजस्थान की सरजमी पे, मालवा मेवाड़ की सरजमी पे कविता सुनी जाती है, इस बात का सबूत मैं 4 लाइन सुना देता हूँ। शहीदों पे इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। जिस बेवकूफ ने ये कहा कि ये जवान जो सरहद पर खड़े हैं ये आए दिन रेप करते हैं, ये रेपिस्ट हैं, क्या सरहद का जवान रेप कर सकता है? मेरी 4 लाइन। मुझे अगर बीच में से कोई उठ के जाएगा तो ऐसा लगेगा कि बस मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बाकी अपने क्या लेना देना, मर्जी पड़े वो कहीं भी जाए। भाई भगवान ने आने से नहीं रोका तो जाने से कौन रोक सकता है? इस पर आदमी कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत। सुनिएगा कि स्वागत। मैं तो कब से भूल चुका था, मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें, वो गुलाबी ठंड से महकती हुई रातें, वो रोज रोज भोजन के वक्त रूठना ऐठना, पिता की पीठ पर घोड़ा बना करके बैठना, मोहल्ले में मकर संक्रांति पर पतंग से पेंच लड़ाना, दादी माँ की कहानी को आगे बढ़ाना। मेरे बचपन की वह अधूरी कहानी कहीं भटक गई है, और मोहल्ले में कटी मेरी पतंग जो सरहद पे जाके अटक गई है। क्या बात है। आपकी तालियों को थोड़ा रोकना। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ अखबार के लोगों के लिए, पवार जी के चरणों में नहीं रख रहा हूँ, मैं उन्हें सुना रहा हूँ। चरण में इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि कल मेरे को वापस जरूरत पड़ेगी इस पंक्ति की। नहीं अभी चरण में रख दो, बोले भाई साहब देना वापस, क्या मतलब रहा अपने को, दे करके लेना अपने नेचर में नहीं है। सुनेगा कि पंक्ति देखना साहब के घर लौटते वक्त स्कूल से, बहुत प्यारी पंक्ति है मेरे दोस्तों, सुनना है आपको कि घर लौटते वक्त स्कूल से
अक्सर चिढ़ाया करते थे हम उसे गुलाब के फूल से। क्या वो जवान रेप कर सकता है? क्या वो रेपिस्ट होगा सरहद पर खड़ा हुआ जवान जो ये कह रहा है कि घर लौटते वक्त स्कूल से? अक्सर चिढ़ाया करते थे उसे गुलाब के फूल से। उसे देख करके अकड़ना, अकड़ करके तितली पकड़ना, पकड़ करके छोड़ देना और उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना। इन रोज रोज की हरकतों से वो भी उब चुकी होगी और ये तो वही जाने वह नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। वाह वाह वाह। ये तो वही। राजस्थान के बहुत अच्छे लोगों, दो पंक्ति भी इस कवि सम्मेलन में जानी बैरागी ने जो अच्छा पढ़ा है मेरे जीवन का, आपकी एक एक मैंने तालियों के लिए कहा नहीं, पर इस अगली पंक्ति पे हाथ खड़े कर देना। मैं दो पंक्ति पढ़ता हूं। उस जवान ने लिखा कि ये तो वही जाने है, ये तो वही जाने कि वो नाव तैर रही है या डूब चुकी होगी। और मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की, मैंने जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की, अभी भी किताबों में पढ़ी मिलेगी। और मार कर दुश्मन को जब भी लौटूंगा अवध में, वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी। वो प्रतीक्षारत उर्मिला। जरा एक बार पूरा सदन छेड़ के दे, दोनों हाथ अपने खड़े कर दे, पूरा सदन हाथ खड़े कर दे। बहुत आपकी मर्जी पड़े तब